हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हर रोज़ एक नई कहानी आपको सुनने को मिलेगी। चलिए अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहू के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। सुभाष जी इधर उधर देखते हुए जैसे ही बहू के कमरे की तरफ बढ़े तो अंदर का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए। उनका मन तुरंत अपनी बहू के लिए नफरत से भर गया और उन्होंने सोच लिया कि मैं अपना घर बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने तुरंत कुछ ऐसा किया, इसके बाद सबके होश उड़ गए। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज ही अपने बाप को कहीं भी छोड़कर आओ। इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। दिन भर खो खो करता रहता है। क्या पता कौन सी बीमारी है, कहीं मेरे बच्चे बीमार ना हो जाएं। ये तो जी चुका है, लेकिन इसके कारण कहीं हम ना मर जाएं। जल्दी निकालो इसको यहाँ से। आज सुबह सुबह पुष्पा अपने पति नरेंद्र पर बरस रही थी। नरेंद्र जो झुंझलाते हुए कहा, अरे छोड़ आऊँगा, क्यों पीछे पड़ रही हो, मेरे पास और भी काम होते हैं। दोनों पति पत्नी की यह बातें नरेंद्र के पिता सुभाष जी अपने कानों से सुन रहे थे और मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे कि अब मैं अपने ही बच्चों पर बोझ बन चुका हूँ। उधर पुष्पा दांत पीसकर नरेंद्र से बोली, खांसते खांसते घर के काम करता है तुम्हारा बाप। मेरे कितने सारे महंगे महंगे कांच के बर्तन तोड़ दिए हैं इसने। मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही से बैठा कर खिला सकती हूँ। काम करने को बोल दो तो इसका मुंह बन जाता है। मैं इसको अब नहीं झेल सकती। बस यह सुनते ही सुभाष जी के कान खड़े हो गए। क्या मतलब, मुझे शाम तक इस घर से निकाल दिया जाएगा? क्या मैं अपने ही घर से निकाल दिया जाएगा? क्या मैं अपने ही घर से बेघर हो जाऊंगा? बेचारे सुभाष जी बैठकर रोने लगे और अब उनको अपनी पत्नी शारदा याद आ रही थी। घर से निकल जाने की बात से ही वह काम गए थे। पत्नी की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोले, शारदा आज तुम होती तो ऐसा नहीं होता। आज मैं कितना अकेला हो गया हूँ। शरीर बूढ़ा हो गया है तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। तुम तो देखती हो ना कि बहू मुझसे कितना काम करवाती है। आज सुभाष जी पैसे पैसे को मोहताज थे। बेटा तो खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं देता था। कहने को उनकी पेंशन आती थी, लेकिन बहू पेंशन आते ही छीन लेती थी। पत्नी बहू पहले ही उनको छोड़कर चली गई और आज उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। बहू की बात अब तक उनके कानों में गूंज रही थी। वह अपने घर से निकलने नहीं चाहते थे, इसीलिए वह अपना थैला उठाकर कमरे से बाहर निकले और बहू की नज़र बचाकर चले गए। पैदल पैदल चल रही थी और जाने कहां से आज उनके पैरों में इतनी ताकत आ गई थी। वह अपने आंसू पोंछते हुए सोच रहे थे, आप मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह लोग मुझे मेरे ही घर से निकाल नहीं सकते। तिनका तिनका जोड़कर मैंने यह घर बनाया है। आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। बेचारे सुभाष जी बड़बड़ाते हुए चलते जा रहे थे। जैसे ही पुलिस स्टेशन आया तो वह जल्दी से अंदर चले गए, लेकिन वह काफ़ी देर बैठे रहे और किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर एक इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि बाबा जी, आपके साथ क्या हो गया जो आप यहाँ बैठे हैं? क्या आप अकेले हैं? पुलिस इंस्पेक्टर इतनी बुजुर्ग आदमी को पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान था। उसकी बात सुनकर सुभाष जी रोते हुए कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बेटे बहू के लिए शिकायत करने आया हूँ। वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर का सारा काम करवाती है। अब तो मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रही है। कहते कहते सुभाष जी सुबक सुबक कर रोने लगे। इंस्पेक्टर साहब ने उठकर उनका कंधा थपथपाया और एक कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल ज़रा अंकल जी के लिए पानी पिलाओ, बहुत परेशान हैं। पानी पीने के बाद सुभाष जी कुछ शांत हुए और इंस्पेक्टर साहब को बताने लगे कि उनके बेटे बहू उनको कैसे परेशान करते हैं। बहू खाने को नहीं देती और पेंशन छीन लेती है, मारते पीटते हैं और भूखा रखते हैं।
बेचारे सुभाष जी रोते हुए इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बताते गए। इंस्पेक्टर साहब सुभाष जी को अपने साथ उनके घर ले गए और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से निकली पुष्पा ससुर को पुलिस के साथ देखकर दंग रह गई। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि देखिए मैडम, हम शिकायत पर आए हैं। आपके ससुर जी ने आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। उन्होंने बताया कि कैसे आप उनको तंग करती हैं। पुष्पा इंस्पेक्टर की बात सुनते ही बुरी तरह बौखला गई और आंखें तरेर कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, इनका तो रोज़ का काम है। यह तो ऐसे ही घर से निकल जाते हैं और हम ढूंढते फिरते हैं। अभी हम इनको ढूंढ रहे थे। सच तो ये है कि अपनी पत्नी के जाने के बाद से यह पागल से हो गए हैं और इन्हें सब लोग गलत लगते हैं। हर एक से यह मेरी ऐसे ही शिकायत लगाते हैं। इंस्पेक्टर साहब तुरंत बोले, मगर इन्होंने कहा कि आप इनको इनके घर से निकाल रही हैं। यह अगर इन्होंने बनाया है। पुष्पा यह सुनते ही चिल्लाने लगी और अपने ससुर को गुस्से से देखकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, इस उम्र में तो लोगों का दिमाग गुम ही जाता है। पता नहीं आपने इन पर भरोसा क्यों कर लिया। यह घर तो मेरे पति ने लोन लेकर बनवाया। इनके खाने पीने और दवाइयों का पूरा ख्याल रखा जाता है, मगर यह इतने बेशर्म है कि हमारी शिकायत करते करते रहते हैं। इन्होंने मेरी इतनी शिकायत की तो फिर यह क्यों नहीं बताया कि यह मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं। जब देखो मेरे कमरे में झांकते रहते हैं। सुभाष जी यह इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत आंख निकालकर बहू पर चिल्लाते हुए बोले, बहू, बदतमीज़ी की भी हद होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की? अरे, मैं आज भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम पर इल्ज़ाम लगे हैं तो तुम मेरे बारे में कुछ भी कह रही हो। अरे, क्या तुम भगवान से भी नहीं डरती? कहते कहते सुभाष जी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन पुष्पा पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह फिर से इंस्पेक्टर साहब से बोली, साहब, अब आपको क्या पता कि पीछे क्या होता है। इस उम्र में मैं भला इन पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगी? मुझे भी तो दुनिया की शर्म है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह सच है। पुष्पा बुरी तरह से कोशिश कर रही थी कि ऐसी बातें करके वह सुभाष जी के दामन पर दाग लगा दे। इंस्पेक्टर साहब के चेहरे से उसे लगा कि शायद वह उस पर भरोसा नहीं कर रही हैं, तो कहने लगी कि आप आकर इनका कमरा देखो। पुष्पा के पीछे पीछे सब अंदर गए और अंदर जाकर सुभाष जी का कमरा देखकर हैरान हो गए। इंस्पेक्टर साहब गुस्से से सुभाष जी को देख रहे थे तो सुभाष जी कहने लगे, बहू, तुम्हारी चालाकी इंस्पेक्टर साहब नहीं बल्कि मैं जानता हूँ। यह सब तूने मेरे जाने के बाद करवाया है, क्योंकि इस कमरे में तो मक्खियाँ बिन बिन करती रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये जो पंखा यहाँ रखा हुआ है यह तो इसके कमरे में था और मैं दिन भर गर्मी में यहाँ पड़ा रहता हूँ। लेकिन यह बहुत चालाक है। सुभाष जी बहुत बेबस हो रहे थे और पुष्पा लगातार कह रही थी कि इंस्पेक्टर साहब, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब फिर भी अपने मन का शक दूर करना चाहता था। उसने ऊपर से नीचे तक सुभाष जी को देखकर कहा कि मैडम, अगर आप इनका ख्याल रखती हैं तो इनका हाल इतना खराब क्यों नज़र आ रहा है? इनके कपड़े फटे हुए हैं और गंदे हैं। पुष्पा तो इंस्पेक्टर से पूरी तरह उलझने को तैयार थी और उसने इसका भी जवाब दिया कि यह तो रोज़ ऐसे ही बनकर रहते हैं ताकि लोग मुझ पर सवाल उठाएं और मुझे बुरा समझें। मोहल्ले भर में मेरी बुराई करते फिरते हैं और सब इन्हें बेचारा समझते हैं क्योंकि यह इस तरह रहते हैं। पुष्पा जिस तरह से सारे सवालों के जवाब दे रही थी, इंस्पेक्टर साहब को अब सुभाष जी पर गुस्सा आया और वह बोले, अंकल जी, जब सब कुछ मिल रहा है तो शांति से रहते क्यों नहीं हैं? क्यों बहू की बुराई करते फिरते हैं? पुलिस तो आकर समझा कर चली जाएगी, लेकिन रहना तो बहू के साथ ही पड़ेगा। मुझे तो आपकी बातों में कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। अपना हुलिया सुधार कर ठीक से रहा कीजिए। अब तो सुभाष जी बुरी तरह बिगड़ पड़े और बोले, इंस्पेक्टर साहब, क्यों इस झूठी पर भरोसा कर रही है?
आपको पता नहीं है, मेरा सारा दिन घर के बर्तन धोता हूँ, फर्नीचर साफ करता हूँ और यह बेशरम मुझसे अपने कपड़े तक धुलवाती है। पुष्पा ससुर को देखकर आंख निकालकर बोली, अरे ससुर जी, ज़रा तो जुबान को लगाम दीजिए, कुछ भी बोलते जा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर में काम वाली है जो घर के सारे काम करती है, तो फिर भला मैं इनसे काम क्यों करवाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब हैरानी से बहू और ससुर को देखने लगे तो पुष्पा ने तुरंत आवाज़ लगाकर ममता को अंदर से बुला दिया, जो उस समय घर में सफाई कर रही थी। हाथ में पोछे का कपड़ा लिए वह लड़की बाहर आकर खड़ी हो गई और बोली, भाभी, मुझे देर हो रही है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे घर भी जाना है। इंस्पेक्टर को देखते ही वह तुरंत खामोश हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर उसको देखकर हैरान था तो पुष्पा ने कहा, देखिए, हमारे घर में यह लड़की रोज़ काम करने आती है, तो फिर ससुर जी क्या काम करते होंगे। आपके सामने कुछ भी झूठ बोलते जा रहे हैं। सुभाष जी भी उस लड़की को देखकर हक्के बक्के रह गए और तुरंत बोल पड़े, यह लड़की हमारे घर में काम करने नहीं आती, बहुत झूठ बोल रही है। कौन है तू। सुभाष जी लड़की को लगभग मारने के लिए चले गए। इंस्पेक्टर साहब ने उनको रोक दिया। काम वाली ममता तुरंत बोली, इंस्पेक्टर साहब, यही तो बाबा इनके ससुर हैं, दिन भर इसी कमरे में लेटे रहते हैं, कभी मुझे पानी मंगवाते हैं तो कभी खाने को मांगते हैं, यह तो अपना सामान रखकर भी भूल जाते हैं, सुबह से गायब हैं और सब लोग इनको ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर तो सुभाष जी की आंखें फटी रह गई। वह ना तो उस लड़की को जानते थे, ऊपर से वह लड़की इस तरह का बयान दे रही थी। अब तो पुष्पा इंस्पेक्टर साहब के सामने रोने लगी और बोली, इनका रोज़ यही हाल है इंस्पेक्टर साहब, हम तो इनसे तंग आ चुके हैं। एक ससुर बहू पर पूरा दिन इल्ज़ाम लगाता फिरता है। पुष्पा झूठे आंसू बहा रही थी और सुभाष जी गुस्से से देख रहे थे। वह बेबस और लाचार खड़े अपनी किस्मत को कोस रहे थे। पुष्पा की बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब को पुष्पा पर तरस आने लगा और उनको उसके मगरमच्छ जैसे आंसुओं पर भरोसा हो गया। सुभाष जी पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी बात नहीं समझा पाए। पुलिस भी हमेशा आंखों देखी पर ही भरोसा करती है। अंत में इंस्पेक्टर ने पुष्पा से कहा कि मैडम, आप इनको कमरे में बंद करके रखिए, क्योंकि फिर यह दोबारा आ जाएंगे तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे पास पुलिस स्टेशन में ढेर सारी कंप्लेंट होती हैं, इनकी फालतू कंप्लेंट पर हम दोबारा नहीं आ सकते। अंकल जी, आपकी बहुत उम्र है, इसीलिए लिहाजा करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहू बेटों पर इतना इल्ज़ाम मत लगाइए, जबकि नज़र आ रहा है कि ये लोग आपका पूरा ख्याल रखते हैं। पुलिस वापस चली गई और सुभाष जी लाचारी से वहीं खड़े रह गए। बहू तो घर से निकालना चाहती थी, अब समझ में नहीं आ रहा था कि घर के अंदर बंद कैसे रखे। पुलिस के जाते ही पुष्पा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बर्थडे, अब तो तुझको शांति पड़ गई होगी। पुलिस के सामने कैसे बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। अरे, तेरी पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई। आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूँगी और अच्छा सबक सिखाऊंगी। यह कहकर पुष्पा ने सुभाष जी को अपने कमरे में अंदर से बंद कर दिया और कोने में पड़ी लाठी से सुभाष जी को खूब मारा। सुभाष जी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन पुष्पा बेदर्दी से उनको पीट रही थी। बेचारे हाथ जोड़कर रो रहे थे और कह रहे थे कि बहू, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मगर पुष्पा उनको तब तक पीटती रही जब तक उसके दिल को ठंडक नहीं पड़ गई। इस उम्र में सुभाष जी अपनी बहू से पीट रहे थे, लेकिन बहू को ज़रा भी ख्याल नहीं था। जब सुभाष जी बेसुध हो गए तो पुष्पा लाठी फेंककर कमरे से चली गई। पुष्पा थोड़ी देर में आई और उनको ज़मीन पर घसीटते हुए आंगन में ले गई, जहां धूप आ रही थी। वहां काम वाली ममता से कहकर एक दरी बिछाने को कहा, जिस पर सुभाष जी को धक्का देकर कहा कि अब यही लेटना पड़ेगा। चिलचिलाती धूप में सुभाष जी को जलन हो रही थी और बहुत गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर में वह उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे
तो पुष्पा ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो कमरे में गया अब से तू यही पड़ा रहेगा और सब कुछ तुझे यही मिलेगा। अपनी मनहूस शक्ल अंदर जाकर दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह आंगन घर के पीछे बना था। पुष्पा ने अंदर जाते हुए पिछला दरवाज़ा बंद किया जिससे कि सुभाष जी घर के अंदर ना जा सके। उनके साथ अपने ही घर में इतना बुरा व्यवहार हो रहा था जैसे ही वह इस घर के गुलाम हो या फिर कोई भिखारी जिसे घर में रखना पुष्पा की मजबूरी थी। धूप से बचने के लिए वह दीवार के सहारे हल्की छांव में बैठे रहे मगर लू के तपेड़े उन्हें झुलसा रहे थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अपने ही घर में एक दिन इस तरह वक्त गुजारना पड़ेगा। उनकी एक ही बेटी थी और उसी से कभी कभी बात किया करते थे, लेकिन पुष्पा ने सुभाष जी का फ़ोन छीन रखा था, इसीलिए अब वह अपनी बेटी से भी बात नहीं कर पाते थे। जब भी उनकी बेटी राधिका घर पर आती तो उसके सामने पुष्पा अपने ससुर जी को कमरा दे देती थी और अच्छा व्यवहार करने लगती थी। सुभाष जी बेसब्री से अपनी बेटी के आने का इंतज़ार किया करते थे क्योंकि उसके आने पर उनको अच्छा खाना खाने को दिया जाता था और सोने को अच्छा बिस्तर मिलता था। लेकिन उसके जाते ही पुष्पा सुभाष जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और कहती थी कि अपनी बेटी के सामने तो बड़े चटकारे लेकर खा रहा था, सारे घर का काम करके खाया पिया ना खिलवाना तो मेरा नाम पुष्पा नहीं। सुबह जब सुभाष जी घर से निकले थे तो पुष्पा ने देख लिया था और वह खुश हो रही थी कि बुड्ढा खुद ही घर से निकल गया है और उसने तुरंत ही घर में काम वाली बुलाकर घर का काम करवाना शुरू कर दिया था। वह सोच रही थी कि तंग आकर खुद ही चला गया है, अब तो मैं चैन से रहूँगी। बुड्ढे को मारकर मेरे भी हाथ दर्द करने लगे हैं। सुभाष जी का कमरा भी उसने साफ करवा दिया था और उसे मेहमानों का कमरा बना दिया था। तभी पुलिस के सामने वह कमरा इतना साफ था। कमरे को सजाकर वह खुश हो गई रही थी और सोच रही थी कि अब तो बुड्ढा कभी नहीं आएगा, हो सकता है अपनी बेटी के घर चला गया हो। पुष्पा तो हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन जब घर के बाहर पुलिस आई तो वह कमरे की खिड़की पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी और उसने पुलिस की गाड़ी से सुभाष जी को उतरते हुए देख लिया था। उसने जल्दी जल्दी सारा प्लान बनाया कि पुलिस से क्या कहना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बुड्ढा ज़रूर उसके खिलाफ पुलिस लेकर आया है। उसने तुरंत कामवाली को खिड़की में से दिखाकर कहा कि कह देना कि बाबूजी हैं और सुबह से गायब थे और हम सब उनकी बहुत देखभाल करते हैं। ममता ने तुरंत लालची नज़रों से पुष्पा से कहा कि लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो पुष्पा ने भी तुरंत कहा, तू चिंता क्यों करती है, पैसों भी दूंगी और कपड़े भी मिलेंगे, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। ममता भी झूठ कहने के लिए तुरंत तैयार हो गई। आखिर पैसे और कपड़े जो मिलने वाले थे, इतने से स्वार्थ के लिए वह वही मान बनने के लिए तैयार हो गई। पुलिस के जाने के बाद पुष्पा ने गहरी सांस ली थी और शाम को नरेंद्र के आने का इंतज़ार कर रही थी। नरेंद्र को सारी बात बताकर बोली, नरेंद्र आज तो बाल बाल बच गए। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने खिड़की में से पुलिस को देख लिया था, वरना तुम्हारा यह बुढ़ा बाप हमें जेल भिजवा देता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आज ही इसका कमरा साफ करवाया और वहीं में पुलिस वालों को दिखा दिया, जिससे उनको मुझ पर भरोसा हो गया। लेकिन इसका यह फ़ायदा भी हुआ है, अगर अब यह बुड्ढा फिर से पुलिस के पास गया तो वह लोग इसकी बात नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि यह पागल है। नरेंद्र ने भी एक लंबी सांस ली और फिर पुष्पा से पूछा कि अब यह बताओ कि इनको छोड़कर कब आना है? तुम तो मेरे पीछे पड़ी थी। पुष्पा ने तुरंत कहा, अरे नरेंद्र, तुम पागल हो गए हो क्या? आज सबने यह तमाशा देखा है। अगर यह गायब हो गया तो सब लोग हमेशा कहेंगे, इसीलिए कुछ देर खामोश रहना ही सही रहेगा। नरेंद्र भी चुप हो गया और बोला कि अब मुझे चाय पिला दो। पुष्पा अपने पत्नी के लिए चाय बनाने चली गई, लेकिन नरेंद्र ने एक बार भी उठकर
यह ज़रूरी नहीं समझा कि बाप से भी कुछ पूछ ले। सुभाष जी आंगन में पड़े रो रहे थे, लेकिन उनका अपना ही बेटा उनके पास नहीं आया। उस दिन के बाद से पुष्पा ने सुभाष जी को अंदर आने नहीं दिया और रात का बचा हुआ खाना प्लेट में रख कर वहीं दे देती थी। दरी पर सोकर सुभाष जी की कमर अकड़ चुकी थी। इस उम्र में उन्हें इस तरह खुले में सोना पड़ रहा था। रात को मच्छर सोने नहीं देते थे और दिन में धूप चैन नहीं लेने देती थी। इतने पर भी पुष्पा आंगन में ही कपड़े पटक देती थी और उनसे धोने को कहती थी। एक दिन सुबह से ही घर के अंदर से खाना बनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसने सुभाष जी के पेट की आग को भड़का दिया था और अब उन्हें तेज भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने कितने दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। खुशबू सूंघकर उनसे रहा नहीं गया और उनके कदम घर के अंदर बढ़ गए, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर यह सोचकर जाने लगे कि शायद आज कोई उन पर तरस खाकर एक निवाला दे दे, लेकिन पुष्पा उनको अंदर देकर आग बबूला हो गई और बुरी तरह से चिल्लाकर बोली, बुड्ढे, तेरे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। अरे तू अंदर चला रहा। बेचारे बहुत दिनों से नहाए नहीं थे, तो अब शरीर में से बदबू भी आ रही थी। सुभाष जी गिड़गिड़ाते हुए कहने वालों की बहू, बस मुझे थोड़ा सा खाने को दे दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पुष्पा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत तेल में से निकालकर गरम चमचा उनको दे मारा। सुभाष जी का हाथ बुरी तरह जल गया और वह बिलबिला गए। पुष्पा ने उनको जोर से लात मारी और कहा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। अब तो बेचारे दरवाजे तक भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ ना खाने पीने के कारण उनके शरीर में जान ही नहीं बची थी। एक दिन घर के अंदर से कुछ बात करने की आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी तो नहीं आई है। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी बेटी होती तो मेरे पास तक ज़रूर आती, लेकिन कहीं कोई और आया है। जब अंदर गए तो पुष्पा के हंसने की आवाज़ आई। यह सुनकर वह चौंक गए और उन्होंने देखना चाहा कि कौन आया है। जिज्ञासा के चलते वह अंदर चले गए, लेकिन ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। तो उनकी नज़र पुष्पा के कमरे की तरफ। समझ में आया कि हंसने की आवाज़ है पुष्पा के कमरे से आ रही है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से सुभाष जी ने झांकने की कोशिश की। तभी उन्हें पुष्पा की आवाज़ आई। वह किसी से कह रही थी कि कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज बड़ी मुश्किल से तुमसे मिल पा रही हूँ। आज इतना अच्छा मौका है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं और नरेंद्र का बाप तो आंगन में पड़ा हुआ है, इधर कोई झांकेगा भी नहीं, इसीलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास समय ही समय है। पुष्पा मुस्कुराकर यह बातें कह रही थी और सुभाष जी यह बातें सुनकर दंग रह गए थे। तभी किसी की मर्दाना आवाज़ आई तो वह अंदर देखने को मजबूर हो गए। तो फिर मुझसे दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो? यह आवाज़ सुनते ही सुभाष जी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। तभी पुष्पा ने धीरे से कहा, ममता बर्तन धो रही है, जब वह चली जाएगी तब हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। सुभाष जी को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगा। सुभाष जी मन में सोचने लगे कि यह मेरे बेटे के साथ गलत कर रही है। अंदर कमरे में कोई और है जिसके साथ यह गलत संबंध रखती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना यह तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। आज मौका पाकर इसने उसको घर में बुला लिया है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। सुभाष जी सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वह अंदर गए तो उनकी बहू मार मार कर उनका बुरा हाल कर देगी और इसके गलत काम का किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे सावधानी से कुछ और करना होगा। वह जल्दी से रसोई में पहुंचे। उस समय ममता बर्तन धो रही थी। ममता को देखते ही सुभाष जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोले, मेरी बहू ने तुझे झूठ बोलने के लिए कितने पैसे दिए थे? मैं तुझे उससे ज़्यादा दूंगा, लेकिन तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। ममता ने कुछ सोचकर कहा कि बाबूजी,
मुझे भी उस दिन दुख हुआ था कि आपकी हालत इतनी बुरी थी और मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मालकिन ने मुझे पैसे और कपड़े देने के लिए कहा था। सुभाष जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि देखो, मुझे पेंशन मिलती है और मैं तुझे पैसे दूंगा, बस तू मुझे जल्दी से अपना फ़ोन दे दे। बहू किसी और के साथ कमरे में है और मुझे उसको सबूत के लिए वीडियो बनाना है। अगर तू किसी को बताएगी तो यह तुझे काम से बाहर निकाल देगी। इससे अच्छा है कि पैसों के बदले मेरा काम कर दे। यह सुनकर ममता ने तुरंत अपना फ़ोन सुभाष जी के हाथ में दे दिया। सुभाष जी ने फ़ोन ले जाकर पर्दे की ओर में फ़ोन को छुपाकर वीडियो बना लिया। पुष्पा इतनी बेफिक्र थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुभाष जी ने तुरंत वीडियो बनाकर अपने बेटे नरेंद्र को भेज दिया और ममता को फ़ोन देकर कहा कि बस अब तुझे सबके सामने गवाही देनी पड़ेगी और सच बताना पड़ेगा। ममता ने भी तुरंत कहा, बाबूजी, मैंने तो ऐसा कई बार देखा है, लेकिन काम वाली हूँ, इसीलिए बोलती नहीं। सुभाष जी ने ममता को समझाया कि अब तुझे गवाही देनी पड़ेगी और अगर बहू का साथ दिया तो जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए जो करना सोच समझ कर करना। ममता तो काम करके चली गई और तभी बच्चे भी आ गए। उधर नरेंद्र लंच करके जैसे ही अपने कैबिन में आया तो उसने अपना फ़ोन चेक किया तो ममता के फ़ोन से मैसेज देखकर चौंक गया। उसने तुरंत वीडियो खोलकर देखा लिया, मगर उसको देखते ही उसके होश आवाज़ उड़ गए। अपनी पत्नी को किसी और के साथ इस तरह से देखकर वह बुरी तरह बौखला उठा। उसका खून गुस्से से बुरी तरह खौल रहा था। वह तुरंत अपने कैबिन से निकला और घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वह अपनी पत्नी पुष्पा के बारे में सोचता रहा। उसका गुस्से से चेहरा लाल था। किसी तरह वह घर पहुंचा तो पुष्पा उससे देखते ही चौंक कर बोली, अरे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे खाना खा रहे हैं और पुष्पा उनके पास बैठी थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आज नरेंद्र लंच में ही घर आ गया तो पुष्पा को कुछ शक हुआ। नरेंद्र ने गुस्से में जवाब दिया कि देखने आया कि तुम जिंदगी के मजे कैसे लेती हो, तो कुछ अपने मुस्कुराकर कहा, यह मज़े तुम्हारे ही कारण हैं, तुम मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। यह सुनते ही वह गुस्से से पागल हो गया और बोला, ख्याल तो आजकल कोई और रख रहा है। यह कहकर नरेंद्र ने तुरंत अपने फ़ोन में वह वीडियो ऑन किया और पुष्पा की नज़रों के सामने रख दिया, जिससे पुष्पा की नज़र शर्मिंदगी से झुक गई। नरेंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी के बाल खींचकर बोला, अब मुझे सच सच बताओ कि यह कब से चल रहा है? अब तो पुष्पा के मुंह से डर के मारे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और नरेंद्र बार बार उसके गाल पर थप्पड़ मारता जा रहा था। सुभाष जी ने घर में शोर सुन लिया और वह भी आंगन से उठकर अंदर आ गए। पुष्पा तुरंत सुभाष जी को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, यह वीडियो किसने भेजी तुम्हें? यह सब झूठ है। वह अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नरेंद्र आंख निकालकर कहा कि तुझे अभी बताता हूँ कि यह वीडियो कहाँ से आया। नरेंद्र ने तुरंत यह कहते हुए ममता को फ़ोन लगा दिया तो ममता ने फ़ोन उठाते ही कहा कि भैया मैं आ रही हूँ। उसे सुभाष जी की कही बात याद आ गई। अब उसे पता था कि उसको क्या करना है। सुभाष जी सारा तमाशा चुपचाप खड़े देख रहे थे और नरेंद्र भी ममता के आने का इंतज़ार कर रहा था। पुष्पा सामने अपराधी की तरह बैठी हुई थी और मन में सोच रही थी कि भगवान बस आज बचा लो। लेकिन जैसे ही ममता घर में घुसी तो नरेंद्र ने खड़े होते हुए कहा, अब तेरा गवाह भी आ गया, अब झूठ कैसे बोलेगी? ममता, तुझे क्या क्या मालूम है? ममता ने तुरंत नरेंद्र को सारी सच्चाई और कहा कि मौका मिलते ही घर आ जाता है जब आप घर पर नहीं होते, लेकिन आज बाबूजी को सब पता चल गया और उन्होंने मेरे फ़ोन से वीडियो बनाकर आपको भेज दिया। सुभाष जी का नाम सुनते ही पुष्पा उनको मारने दौड़ी। नरेंद्र, ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नरेंद्र ने तुरंत पुष्पा के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा कि अभी भी तुम मेरे पिता को गलत ठहरा रही हो। मैं तुम्हारी बात मानकर अपने ही पिता पर अत्याचार करता आया, तुम उनको साथ जो भी करती रही, मैं कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है
और इतनी बड़ी गलती जिसे मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। नरेंद्र की आंखों में भयंकर गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि आज उसकी अपनी पत्नी ने ही धोखा दिया था, जिसका उसने हर सही गलत बात में साथ दिया था। नरेंद्र ने पुष्पा के बाल खींचते हुए कहा, तो इतनी नीच औरत है, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे, मेरे बाप के साथ मारपीट करती रही और मैं तेरे साथ खड़ा रहा। अब पुष्पा बुरी तरह बिखर बिखर रो रही थी, सोच रही थी कि उस पर नरेंद्र को तरस आ जाएगा। वह कहने आगे कि नरेंद्र मुझे माफ कर दो, लेकिन नरेंद्र ने तुरंत दहाड़ कर कहा, तेरी जैसी गिरी हुई औरत की मुझे जरूरत नहीं है, अभी इस वक्त इस घर से निकल जा। उसने पुष्पा को खींचते हुए घर से बाहर खड़ा कर दिया और पुष्पा इधर उधर देखते हुए उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन नरेंद्र अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। फिर पुष्पा ने बाहर ही खड़े सुभाष जी के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा जी, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा, आप तो मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ बहुत बुरा किया है, अब मुझे पछतावा हो रहा है। लेकिन सुभाष जी के चेहरे पर अब नफरत के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से में पुष्पा से कहा कि शर्म नहीं आ रही है तुम्हें माफ़ी मांगते हुए? अरे, जब किसी और के साथ कमरे में थी तब क्यों नहीं सोचा था मेरे बेटे के साथ तुमने धोखा किया है? मुझे तो शर्म भी आ रही है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। अच्छा हुआ जो शारदा यह दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बची। सुभाष जी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। नरेंद्र ने दरवाज़ा बंद करते हुए पुष्पा से कहा, तुम्हारी शर्मिंदगी और माफ़ी के लिए भी हमारे दिल में अब कोई जगह नहीं है। तुमने हमारा सिर नीचा कर दिया है। शर्म आती है यह कहते हुए कि तुम मेरी पत्नी हो। अब चली जाओ यहाँ से और तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। दरवाज़ा बंद करते ही नरेंद्र ने अपने पिता के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। आज वह बुरी तरह से रोकर पछता रहा था कि उसने अपने पिताजी के साथ कितना बुरा किया। उसने सुभाष जी से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि पिताजी, जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब मैं पुष्पा के साथ खड़ा था, मगर अब मुझे होश आ गया है। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुभाष जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, बेटा, तुमने भी मेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन पुष्पा की गलती के सामने तुम्हारी गलती मैं माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन दोबारा मुझे यह सोचने पर मजबूर मत करना कि मैं तेरा बाप क्यों हूँ। नरेंद्र अपने पिता के गले से लग गया और बाहर पुष्पा खड़ी दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन नरेंद्र ने दरवाज़ा नहीं खोला और खिड़की से कह दिया कि शुक्र करो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या पुष्पा को एक बार माफ़ी मिलनी चाहिए थी या नहीं? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।